पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी नेटवर्क द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भारतीय नवयुवकों को जोड़ा जा रहा है। कल्पना कीजिए कि 15 अगस्त के जश्न की तैयारियां चल रही हैं और उसी वक्त देश के 14 राज्यों में एक साथ सीरियल बम धमाके हो जाएं, बाजारों में ट्रैफिक सिग्नल्स पर खून बह रहा हो, देश सदमे में हो। ये कोई फिल्मी कहानी है क्या? जी नहीं, ये 2026 के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का खौफनाक प्लान था। आप हिल जाएंगे कहानी सुनकर। 2026 के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का बेहद डरावना खौफनाक प्लान, सीरियल बम धमाके। ये पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले एक सवाल आज की जनरेशन के लिए। अगर आप ये वीडियो टीवी पर या मोबाइल पर देख रहे हैं, अच्छा छोड़िए, मैं कह रहा हूं आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं जहां एक लेवल पर आपको देश बचाना है और दूसरे लेवल पर आपको सिर्फ कैमरे के सामने बयानबाजी करनी है। असली हीरो कौन? वो जो पर्दे के पीछे रहकर बिना क्रेडिट लिए 200 आतंकवादियों को पकड़वा देता है, या वो जो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है? जी हां, मुद्दा हमारी आपकी इस जनरेशन की और आने वाली तमाम जनरेशन से जुड़ा मुद्दा है। एक तरफ साजिश की जा रही थी, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, गैंगस्टर और आईएसआई मिलकर हिंदुस्तान में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। उसको अंजाम देने के लिए भारत में उनके गुर्गे, माफ कीजिएगा गुर्गे नहीं, आतंकी टेररिस्ट, वो भी 1-2 नहीं, 10 भी नहीं, 200 से ज्यादा टेररिस्ट एक्टिव भी थे। याद है ना एक अजमल कसाब, चेहरा तो भुला नहीं होगा, 2008 में मुंबई की वो तस्वीरें धुंधली तो नहीं हुई है ना। एक अजमल कसाब, उसके 9 साथियों ने जिस तरह मुंबई में मौत का नंगा नाच तांडव खेला था, आतंक का बंधक बना लिया था, एक तरह से देश को बंधक बना लिया था। इन 10 आतंकवादियों ने 160 से ज्यादा मासूमों की जान ली थी। 3 दिन तक देश ने दहशत लाइव टीवी पर देखी और महसूस भी किया था। अभी भी बोलते हुए रोंगटे खड़े होते, सिरहन होती है। तो इमेजिन करके देखिए साहब, 200 से ज्यादा आतंकवादी 2008 की तुलना में आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा तैयार। तो सवाल है कि देश के गृह मंत्री ऐसे संकट काल में, जब देश पर आतंकी खतरा मंडरा रहा था, उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह इस नापाक साजिश को नाकाम करने में लगते या फिर अपनी राजनीतिक छवि पर हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए निकल जाते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, हमलावर विपक्ष पर पलटवार करते। एक तरफ अमित शाह हैं जो आतंकी मंसूबों को नाकाम करने में लगे थे, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद के बाहर क्या कर रहे थे? किसका इस्तीफा मांग रहे थे? और अमित शाह उनका इस्तीफा मांग रहे थे। संसद नहीं चलने दे रहे थे। संसद के बाहर अजीब अजीब बातें की जा रही थी, ड्रामा, नौटंकी, सर्कस, जंगल बुक बनाकर रख दिया था। उनकी पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता ओछी ओछी हरकतें कर रहे थे। आइए आज आपको बताते हैं कि कैसे एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने देश को बचाया और दूसरी तरफ किसकी राजनीति ने कितना देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने एक पोस्ट कर जानकारी साझा की जिसने पूरे देश को बताया कि मोदी सरकार ने आईएसआई बेस्ड, आईएसआई बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शहजाद भट्टी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पूरे फैक्ट्स और फिगर से समझिए। आतंकवादियों के पाकिस्तानी आकाओं ने एक ऑपरेशन मुशर्रफ चलाया। टारगेट था 20 जुलाई से 15 अगस्त के बीच देश के 14 राज्यों में सीरियल ब्लास्ट, सरेआम फायरिंग करना, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारना। लेकिन प्लान फेल हो गया। कैसे? 200 से ज्यादा आतंकवादियों की गिरफ्तारियां हुई, 253 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें 62 उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44 और अन्य राज्यों से संदिग्ध पकड़े गए। इनके पास से मिला क्या? आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मोहर लगे हथगोले यानी ग्रेनेड्स, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, मौत का सामान,
जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे। अब सोचिए, आतंकवादियों ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे तक लगा दिए थे ताकि वो लाइव फीड देखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ले सके। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार के दौरान इंडियन मुजाहिदीन ने दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र को लहूलुहान किया था। अब बात देश की सुरक्षा की, बात उन तत्वों की जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं और हर वक्त हमें झुकाने में लगे रहते हैं, कमजोर करने में लगे रहते हैं। और जब भी ऐसे संकटों की, ऐसी साजिशों की बात आती है तो देश की सभी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, या कम से कम दिखावा करती हैं एक साथ होने का। देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाता है, एक साझा संकेत जाता है कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश का सपना देखने वाले एक बात समझ लें, हमारे मसले अपने अपने हैं, लेकिन देश की जब बात आएगी हम सब एक हैं। लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह एक जंग लड़ रहे थे, उसी समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं के आक्रोश का फायदा उठाकर एक राजनीतिक दल के एक बहुत बड़े नेता खुद के लिए ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि ऑक्सीजन उन्हें देश के गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा करने का शायद मौका देती। राहुल गांधी पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह को डरपोक, कायर बता रहे थे, उनका इस्तीफा मांग रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे। संसद परिसर में अजीब अजीब हरकतें की जा रही थी, अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे थे। लेकिन सवाल ये, उस वक्त अमित शाह क्या कर रहे थे? वो संसद तो आ रहे थे, लेकिन सदन में नहीं दिख रहे थे। वो मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। वो विपक्षी दलों के हमलों से बेपरवाह किसी मिशन पर थे। कहां बिजी थे अमित शाह? अमित शाह संसद के कमरे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोवल, आईबी चीफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की चीफ के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे। वो 14 राज्यों की पुलिस के साथ एक रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के जरिए एक एक आतंकवादी को पकड़वाने की रणनीति बना रहे थे। यानी हमारी, आपकी, हमारे आने वाली जनरेशन की और इस देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिन रात लगे हुए थे। अब यहाँ ना कुछ आंकड़े बताना जरूरी हो जाता है। इतिहास के पन्ने पलटते हैं और यूपी के साथ साथ एनडीए सरकार के दौरान इंटरनल सिक्योरिटी की तुलना की जाती है। चलिए करते हैं। यूपी का दौर 4 से 14 के बीच, 2005 दिल्ली ब्लास्ट 66 मौतें, 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 189 मौतें, 2008 जयपुर अहमदाबाद ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, इंडियन मुजाहिदीन ने महीनों तक देश को थर्रा कर रख दिया। 26/11 मुंबई हमला, 2008 कैसे भूल सकते हैं? कितनी जाने गई थी? 166। यह हमला देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा धब्बा था। और तब सरकार का रवैया क्या था? हर हमले के बाद सरकार कड़ी निंदा करती थी और गृह मंत्री बदल दिए जाते थे। कपड़े भी बदल रहे थे मंत्री, गृह मंत्री। तो आतंकवादियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। अब आते हैं एनडीए के यानी कि पिछले 12 साल के कार्यकाल की, जिसमें देखिए हमें जीरो टॉलरेंस की कठोर नीति। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में एयर स्ट्राइक, उरी और पुलवामा के बाद भारत ने एलओसी के पार जाकर आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सबसे बड़ी बात, पिछले 12 सालों में भारत के किसी बड़े शहर में कोई सीरियल धमाके नहीं हुए। यूएपीए का कड़ा इस्तेमाल हुआ। अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को मजबूत किया। यूएपीए कानूनों में बदलाव किए जिससे एनआईए अब विदेशों में भी जांच कर सकती है और किसी व्यक्ति को सीधे आतंकवादी घोषित कर सकती है। आज एनआईए का कन्विक्शन रेट, सजा दिलाने का दर 95% है, 95%। बात इस ऑपरेशन की करें तो 12 अगस्त 2026 का ये ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि अब हमले होने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि हमले की योजना को बहुत पहले कुचल दिया जाता है। अब जरा ना उस खतरे की भी बात कर रहे हैं जिसे लड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वॉर रूम में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ रणनीति बनाने में लगे थे, ना कि राजनीतिक आरोपों पर सफाई देने की जल्दबाजी में थे। पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन मुशर्रफ और मोहरा कौन था? शहजाद भट्टी। ये शहजाद भट्टी आखिर कौन है? ये शख्स पहले एक गैंगस्टर था जो पंजाब से ऑपरेट करता था, बाद में दुबई भागा और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने इसे अपने पेरोल पर रखा था। इसके काम करने का तरीका भी जान लीजिए, यानी कि मॉडस ऑपरेंडी। सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वीडियो डालकर खुद को इन्फ्लुएंसर बताता था। जो युवा इसके वीडियो पर कमेंट करते उन्हें पैसे का लालच देकर भर्ती करता था, 5,000 से 10,000 रुपए सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए। धीरे धीरे उन्हें आईईडी ब्लास्ट और पेट्रोल बम बनाने के लिए ऑनलाइन मैनुअल्स भेजने लगा। शहजाद भट्टी नेटवर्क का काम सिर्फ धमाके करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों की टारगेट किलिंग भी इसके केआरए का पार्ट थी। कुल मिलाकर यहां राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए साहब,
देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाने से पहले उनके काम को समझ लीजिए। अगर वो कहीं व्यस्त हैं, एक चालू सत्र में वो सदन नहीं आ पा रहे हैं, तो बात इनके काम से जुड़ी हो सकती है, बात देश की सुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में गृह मंत्री प्रधानमंत्री को दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन के लिए जवाब तलब करने की जगह विपक्ष संयम का परिचय दे सकता था, क्योंकि जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो राजनीति को किनारे रख देना चाहिए। 15 अगस्त 2026 को भारत खून से लथपथ हो सकता था, लेकिन जीरो टॉलरेंस और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने हमें, आपको, भारत को बचा लिया।